अब हम कॉन्सेप्ट करने वाले हैं अपने लास्ट स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट चैप्टर का, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। आप सोच रहे होंगे कि मैम बैक पर क्या लगा रखा है। अरे मार्केटिंग की बात होगी तो कुछ एडवर्टीजमेंट तो लगाना ही पड़ेगा। मार्केटिंग की जब बात आती है ना, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी की बात आती है, तो स्टूडेंट सोचता है कि इट मीन्स कि हम जहाँ कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई बिजनेस हाउस अपने प्रोडक्ट को सेल कैसे करेगा। मीन्स वो रिलेट कर देता है कहीं ना कहीं, माइंड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के कॉन्सेप्ट को रिलेट कर देता है एडवर्टीजमेंट एंड प्रमोशन से। बट मार्केटिंग का एडवर्टीजमेंट एंड प्रमोशन एक कंपोनेंट है। मार्केटिंग के फंक्शन बहुत ज़्यादा हैं। ये तो वन ऑफ फंक्शन है कि हमें एडवर्टीजमेंट अपने प्रोडक्ट का करना है और उसका प्रमोशन करना है। मार्केटिंग स्टार्ट होता है कि जब हम देखते हैं कि कोई अनटैप्ड मार्केट कौन सी है। मीन्स जनरेशन ऑफ आइडिया से लेके एंड होता है जब आप कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई कर देते हो। तो इस बीच में जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं वो सारी की सारी मार्केटिंग से रिलेटेड होती हैं। मीन्स आपने कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, उसको कैसे स्टोर करना है, उसका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, वो कस्टमर पर के पास किस टाइम पर किस प्राइस पर पहुंचेगा, और उसकी ब्रांडिंग कैसे होगी, उसकी प्रमोशन कैसे होगी, कस्टमर्स को हम रिटेन कैसे करेंगे, अपने प्रोडक्ट की अवेयरनेस कैसे देंगे। ये ऑल एक्टिविटीज़ जो हैं ये फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग है। सो जब भी आप मार्केटिंग पढ़ते हो तो आप सिर्फ एडवर्टीजमेंट एंड प्रमोशन को नहीं सोचना है, आपको ये सभी फंक्शन को सोचना है। तभी आप जब मार्केटिंग स्ट्रैटेजी यहाँ से अपने स्टडी मटेरियल से रीड करोगे तो आप अच्छी तरह उसको अंडरस्टैंड कर पाओगे, राइट। चलिए, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी पहले ना क्या आता है प्रॉब्लम कि एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी कभी यूज़ होता है, कभी मार्केटिंग प्लानिंग यूज़ होता है। देखो, स्ट्रैटेजी ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है कि स्ट्रैटेजी कैसे बनाई जाती है। स्ट्रैटेजी इंटरनल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को एनालिसिस करके, अपॉर्चुनिटीज थ्रेट्स दे के फिर ही उसको जो है वो फॉर्मुलेट किया जाता है। दैट इज़ रिलेटेड टू कि आप कैसे कहाँ पहुँचना चाहते हो, वो स्ट्रैटेजी होती है। अब उस वहाँ पहुँचने के लिए मीन्स अगर एप्पल ने स्ट्रैटेजी, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाई है कि भाई वो आईफोन जो है वो लॉन्च करेगा, उसमें ये डिफरेंट फीचर्स होंगे और उसमें उसकी प्राइसिंग वगैरह ये होगी, वो इस टारगेट कस्टमर, ये उसके टारगेट कस्टमर होंगे। ये हो गया मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, राइट। उसमें ये पार्ट इंक्लूड हो गया। लेकिन अब इस स्ट्रैटेजिक डिसीजन को इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो रिलेटेड होगा आपकी प्लानिंग से। वो होगा मार्केटिंग प्लानिंग कि हाउ टू एग्जीक्यूट द मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। मीन्स मार्केटिंग प्लानिंग बताएगी कि आपको आईफोन किस डेट पर लॉन्च करना है, उसके जो प्रमोशन इवेंट्स या कैंपेन्स वगैरह होंगे वो कहाँ कहाँ होंगे और उसमें क्या क्या कंटेंट हम इंक्लूड करेंगे। मीन्स मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करना कौन बताता है? मार्केटिंग प्लानिंग। ये दो वर्ड्स आपको क्लियर हो गए। अब मार्केटिंग क्यों किया जाता है? देखो, मैंने जैसे कि आपको अर्लियर भी बताया है कि आपको प्रोडक्ट नहीं सेल करना। जब आप मार्केटिंग करते हो किसी भी प्रोडक्ट की, आप ऑलवेज माइंड में रखो कि आपको प्रोडक्ट नहीं सेल करना, आपको अपना आइडिया सेल करना है। जो गुड ब्रांड होते हैं वो प्रोडक्ट सेल करते हैं, बट जो लेजेंडरी ब्रांड होते हैं वो इमोशन को सेल करते हैं। तो यही मैं कुछ एडवर्टीजमेंट के थ्रू आपको ये बात समझाती हूँ कि कैसे ये सारा मार्केटिंग जो है वो किया जाता है, कैसे आपके इमोशंस के साथ प्ले भी किया जाता है। कुछ प्रोडक्ट्स आपकी रिक्वायरमेंट नहीं होती, बट उसकी मार्केटिंग ऐसी होती है कि आप मजबूर हो जाते हो उसको लेने के लिए। जैसे एप्पल की अगर एग्जांपल लूँ तो वो एक तरह से आपके स्टेटस का सिंबल बन जाता है, राइट। एप्पल क्या करता है कि जब भी वो न्यू फ़ोन लॉन्च करता है तो उसका एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी रहता है कि जो पुराने फ़ोन है उसकी प्राइसिंग लो कर देता है। तो मीन्स जितने भी ओल्ड फ़ोन्स होंगे वो भी जो दूसरे सेगमेंट्स होते हैं जो न्यू फ़ोन को अफोर्ड नहीं कर सकते, वो सेगमेंट जो है वो एप्पल का फ़ोन जो है, जो उससे पहले का मॉडल है, उसको बाय कर लेता है। इससे क्या होता है ना, वो एप्पल के इकोसिस्टम में आ जाता है वो पर्सन। जब आप एप्पल के इकोसिस्टम में आ गए ना, फिर उसकी ब्रांडिंग ऐसी होती है ना कि मतलब वो आपका एक तरह से स्टेटस सिंबल बनना शुरू हो जाता है। अब जब अगर फ़ोन ख़राब भी हो जाता है, अगर उसकी परफॉर्मेंस जो है लो भी हो जाती है आफ्टर सम ईयर्स, तब आप दूसरे फ़ोन को लेने के बारे में सोचते नहीं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि
अगर आपने एप्पल का फ़ोन छोड़ के दूसरा फ़ोन बाय किया ना, तो आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव्स पूछेंगे, अरे भाई एप्पल से तू सैमसंग पर आ गया या इस पर आ गया, क्या हो गया? मतलब उनको लगता है कि पता नहीं क्या लाइफ में हो गया कि एप्पल को छोड़ दिया। पता नहीं आपके साथ ऐसा होता है कि नहीं, तो जनरली ऐसा होता है। तो एप्पल अपने इकोसिस्टम में आपको फंसाता है थ्रू ब्रांडिंग, थ्रू प्रमोशंस। वो अपनी ऐसी इमेज क्रिएट उसने करके रखी है। तो इसलिए मैं एप्पल का, मेरे पास फ़ोन वगैरह बिल्कुल नहीं है, मुझे उसके इकोसिस्टम में नहीं जाना। चलिए, ये मेरी बात होगी, आपकी अलग होगी। ऐसे ही कुछ और भी ऐसी एडवर्टीज़मेंट है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी पेप्सी की या कोका कोला की ले लो। अब कोक एक शुगरी कार्बोनेटेड ड्रिंक है, फिर भी वो बिलियंस का बिजनेस कर रहा है, राइट? अब इतना ज़्यादा उसका जो टर्नओवर है, वो कैसे उसने ये टर्नओवर को अचीव किया एक सिर्फ शुगरी कार्बोनेटेड ड्रिंक को सेल करके? मैम हम बताते हैं उसने ये ऐसा टर्नओवर क्यों अचीव किया। देखो, मैं आऊँगी, आपका जो कंटेंट लिखा हुआ है वो बहुत ही स्मॉल सा है, वो आपको समझ में आ जाएगा। पहले उसके पीछे का आइडिया समझ लेते हैं। वो इतने बड़े टर्नओवर पर आया कैसे? आप बोलोगे कि मैम हम बताते हैं कि उसका टर्नओवर इतना ज़्यादा क्यों, क्योंकि उसका टेस्ट ना बहुत ही अलग है। उसका टेस्ट थम्स अप, पेप्सी से थोड़ा अलग है। अब मैं उनकी बात कर रही हूँ जो कोक के फ़ैन हैं, राइट? देखो, एक एक्सपेरिमेंट हुआ था। एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया है, उन्होंने देखा कि इतना ज़्यादा टर्नओवर कोक का क्यों है, बिकॉज ऑफ इट्स टेस्ट, ऐसा क्यों है। तो उन्होंने एक पर्सन को बिठाया, उन्होंने कहा कि आप पेप्सी को टेस्ट करो और कोक के टेस्ट करो, तो बताइए कि उनके मतलब ब्रेन को भी देख रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे कि क्या उसमें हलचल हो रही है। तो जब कोक पीता है तो एक एनर्जी का साइन आता है, एक हैप्पीनेस, जॉय, क्योंकि कोक ने अपने ब्रांड को हैप्पीनेस, जॉयनेस के साथ जो है वो अटैच किया हुआ है। तो वो जो रेड कलर में कोका कोला लिखा होता है ना, उसको देखते ही एक आपको ऐसा लगता है कि जॉयफुल मोमेंट आप जी रहे हो। तो जब उसने कोक पिया तो थोड़ा सा उसके माइंड में जो है एक अलग सा कोई साइन आया, बट जब पेप्सी पिया तो उसको ओके ओके लगा। तो फिर एक्सपेरिमेंट किया गया। उन्होंने क्या किया कि जो कोका कोला है एंड जो पेप्सी है उनको ग्लासेस में डाल दिया गया, फिर पर्सन को पिलाया गया, किसी और पर्सन को पिलाया गया। तो कोई ब्रेन में कोई वो नहीं है, उनको लगा कि हाँ दोनों का टेस्ट सेम है, दोनों ही कोक लग रहे हैं, ओके। फिर उन्होंने क्या किया कि कोक की बॉटल में पेप्सी और पेप्सी की बॉटल में कोक डाल दिया। पेप्सी टेस्ट किया, कोई ब्रेन में कोई हलचल नहीं। जैसे ही कोक टेस्ट किया, वाह, तो अल्टीमेटली तो वो पेप्सी थी। तो ऐसा क्यों मैम? अगर टेस्ट में कोई डिफरेंस नहीं है फिर भी हमें डिफरेंस क्यों लगता है? दिस इज़ द मार्केटिंग। ये कोका कोला की मार्केटिंग है, आप कभी टेस्ट करके देख लेना। दिस इज़ द मार्केटिंग, इसको मार्केटिंग कहते हैं। वो आपको इमोशन सेल कर रहे हैं जो आप खरीद रहे हो, राइट? बहुत सारी कंपनीज हैं जो किसी अपने प्रोडक्ट या सर्विस को आपके लाइफस्टाइल के साथ जो है वो कनेक्ट करके दिखाते हैं। तो आपको लगता है कि नहीं, मतलब आप जैसे बच्चे हैं, अगर PS5 की ऐड देखते हैं तो उनको लगता है वाओ कैसा खेल रहा है, भी ओरिजिनल लगता है। मतलब ऐसे कनेक्ट कर देते हैं कि बच्चा अपने पेरेंट्स की जान खा जाता है कि मुझे लेना है तो यही लेना है। तो यही है कि वो आपके इमोशंस, आपके लाइफस्टाइल को टारगेट बना के अपने प्रोडक्ट और सर्विस को सेल करते हैं। दिस इज कॉल्ड द मार्केटिंग। जैसे कि पेप्सी है, पेप्सी के कुछ प्रोडक्ट जैसे ओट मील है। देखो, जब प्रोडक्ट सेल किया जाता है, जब मार्केटिंग की जाती है, मार्केटिंग 2 टाइप्स की जाती है। उन्होंने मार्केटिंग मिजरीज को बेस बना के करना है कि मिरेकल्स को। मिजरी मीन्स आपकी कोई नीड है, आपका कोई पेन है, आपकी किसी फीलिंग है, उसको जो है वो उसको टैकल कर रहे हैं। जैसे डिटॉल है, आपका क्या प्रॉब्लम है कि बच्चे जो बाहर से आते हैं बहुत सारे जर्म्स कैरी करके आते हैं, तो उसको कैसे जो है वो जर्म्स के साथ कैसे डील किया जाए, तो डिटॉल एक सोल्यूशन उन्होंने दे दिया। ऐसे ही आयोडेक्स वगैरह है। तो ये किसी मिरेकल्स के साथ इनकी मार्केटिंग रिलेट नहीं होती, किसी मिजरी के साथ रिलेट होती है, किसी पेन के साथ, कोई फीलिंग के साथ रिलेट होती है। जैसे कि ये आपका ओट्स है, क्या टेस्ट क्या होता है? कुछ भी नहीं होता, लेकिन इसको आपके एक मिजरी के साथ जो है वो रिलेट किया गया है कि हर कोई पर्सन जो आज की डेट में इतना फास्ट फूड खाता है कि सभी मोटे होते जा रहे हैं। कुछ लोगों को तो लगता है कि वो फास्ट फूड या फूड को जो स्मेल भी कर लेते हैं तो 2 ग्राम्स तो वैसे ही बढ़ जाता है उनका वेट। तो उस मिजरी के साथ ये वाली एडवर्टीजमेंट डील करती है कि आपको जो है वो एक ऐड है, शायद आपने देखी होगी, एक लड़की की ऐड है कि टुकड़ों में जी रही हूँ, तो आधा बिस्किट करके वो खाती है।
तो वो उसकी मिजरी है, उसके साथ डील करते हैं कि आप ओट्स खाओगे तो आपका वेट नहीं बढ़ेगा, तो आप उसको बाय करने के लिए मजबूर हो जाते हो। दिस इज़ कॉल्ड मार्केटिंग। और मार्केटिंग कैसी होती है, जैसे बायजूस, भाई बायजूस की मार्केटिंग ही बहुत ही अलग लेवल की है। तो मार्केटिंग कैसे की गई, शाहरुख खान क्या बोलता है कि पिंकी चिंकी से इंटेलिजेंट क्यों है। भाई पिंकी चिंकी से इंटेलिजेंट इसलिए है क्योंकि इसके पेरेंट्स स्मार्ट हैं, वो बायजूस क्लासेस लेते हैं, बायजूस की क्लासेस पिंकी को दी गई हैं, तो इसलिए उसको मैथमेटिक्स इतनी अच्छी तरह आता है, बाकी तो सारे पागल हैं। मतलब ऐसा कुछ ऐड बनाया गया जिससे कि पेरेंट्स को भी लगा वाओ यही तो हमारी प्रॉब्लम है, मैथ्स ही तो समझ नहीं आता बच्चे को, कितना भी समझा ले मैथ्स समझ ही नहीं आता, आज तक a + b का स्क्वायर a² + b² + 2ab यही रट्टा मारा, हुआ कैसे इसको तो पता ही नहीं। अगर नहीं पता होगा तो कैसे आगे बढ़ेगा, कुछ बन ही नहीं पाएगा ज़िंदगी में। तो आपकी मिजरी के साथ खेलते हैं। ऐसे ही कुछ और मार्केटिंग का देख लेते हैं, जैसे जो ये वाली ड्रिंक्स होती हैं, कुछ हेल्थ ड्रिंक्स होती हैं, उसको स्पोर्ट्स पर्सन के साथ रिलेट करके दिखाते हैं। कोक जब इंडिया में फर्स्ट टाइम आया था तो उनको लगा था कि भाई हर एक के माइंड में कोक कैसे घुसाना है, तो उन्होंने कहा कि जो इंडिया है, इंडिया में हर कोई मीन्स मोस्ट ऑफ पीपल सचिन तेंदुलकर को जानते ही हैं ना, तो हम कोक की एडवर्टीजमेंट इसी से करवाएंगे, तो सचिन का जब नाम आएगा तो कोक भी साथ में उनके दिमाग में आएगा। तो ये एक तरह से स्ट्रैटेजी होती है, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, आपको किसी मार्केट में पेनिट्रेट या किसी मार्केट को कैप्चर कैसे करना है, ये स्ट्रैटेजी है। तो ऐसे ही मैंने आपको एक और दिखाया था, राइज अप बेबी दिखाया था वो वाला, चलो वो ऐड आप देख ही लो ताकि आपको पता चल जाए कि अल्टीमेटली कैसे स्ट्रैटेजीज के साथ जो है, आप मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज के साथ कैसे कस्टमर को कैप्चर किया जाता है, कैसे उनको वो आइडिया जो है सेल किया जाता है, चाहे वो उसकी नीड हो या ना हो। बट एक बात ऑलवेज ध्यान में रखना जब भी मार्केटिंग की जाती है, चलो पहले आप ऐड देख लो, देखो ये देखो एकदम जोकर लगता है, खुद के पैरों पे थोड़ी ना खड़ा हुआ है। एक्सक्यूज मी, आजकल के बच्चे अटेंशन के लिए फालतू का नाटक करते हैं। 500 एंटरटेनमेंट रियल जॉब थोड़ी है, इसके जैसे मत बन। ए छोड़े, सबका सुनने का, खुद का करने का, तू तेरा कर। जब भी मार्केटिंग की जाती है तो मार्केटिंग में सिर्फ प्रमोशन जो एडवर्टीजमेंट को नहीं ध्यान में रखा जाता, मार्केटिंग में मार्केटिंग मिक्स पर जो है वो ज़्यादा जो एम्फोसिस दिया जाता है। मार्केटिंग मिक्स क्या होता है कि जो प्रोडक्ट हम सेल करने जा रहे हैं उसका क्या प्राइस रखेंगे, 4 P's के साथ मार्केटिंग मिक्स जो है वो रिलेट होता है। 4 P's में जो फर्स्ट P होता है दैट इज़ कॉल्ड प्रोडक्ट के हमने कौन सा प्रोडक्ट सेल करना है जो कि अनमेट नीड है कस्टमर को, उसको मीट कर पाए, जहाँ जो कस्टमर की जो भी डिफ़िकल्टी है या मिजरी है उसको वो जो है वो टैकल कर पाए, जब वो प्रोडक्ट जो है उसको एक हैप्पीनेस दे, उसको एक कंफर्ट फील हो। तो ऐसे आप एक कोई भी प्रोडक्ट जो है वो जनरेट करते हो। फिर कौन सा प्रोडक्ट, देन सेकंड P किस प्राइस पर। देखो जो प्राइस आप रखोगे ये इंश्योर आपको करना है कि जो कस्टमर उसके लिए मनी दे रहा है उसको उसकी वर्थ फील हो। फिर किस प्लेस पर उसको अवेलेबल करवाना है, कैसे उसको अवेलेबल करवाना है, राइट प्लेस पे वो प्रोडक्ट जो है कस्टमर को कैसे मिलेगा। तो प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, देन लास्ट वाला आ जाता है प्रमोशन जो होता है कि आप कस्टमर को कैसे अवेयर करवाओगे। जब पहले प्रमोशन कर लो फिर प्लेस कर लो कि आप कस्टमर को उसके रिगार्डिंग कैसे जो है वो अवेयर करवाओगे कि हमारे प्रोडक्ट की क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, ये आपकी कौन सी नीड को सेटिस्फाई करेगा। तो उसके लिए आप प्रमोशन करते हो। ये सब जो मैंने आपको दिखाया दैट इज़ द प्रमोशन। ये प्रमोशन किया जाता है कि हमारा प्रोडक्ट आपकी किस नीड को जो है वो सेटिस्फाई करेगा। तो जब भी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाई जाती है तो मार्केटिंग मिक्स का जो है वो काफ़ी स्ट्रेस दिया जाता है कि कौन सी नीड को सेटिस्फाई करेगा। इसलिए जो मार्केटिंग होती है ना ये बहुत ज़्यादा किसी भी कह लो कि इकॉनमी में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कैसे इकॉनमी की ग्रोथ के लिए भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मैंने जैसे आपको बताया कि समटाइम्स जो प्रोडक्ट आपको ज़रूरत भी नहीं होती ना, आप उसकी एडवर्टीजमेंट
देख के आपको लगता है कि नहीं उसको बाय करना है, उसके लिए फिर आप हार्ड वर्क करते हो। हार्ड वर्क करोगे, ऑब्वियसली हार्ड वर्क करोगे तो इकॉनमी में कोई ना कोई आप कंट्रीब्यूशन करोगे ही करोगे। और जब आपको बहुत सारे लोग हैं जिनको पता लगता है भी नए नए प्रोडक्ट मार्केट में आ रहे हैं और इतने जो न्यू स्टार्टअप्स हैं इतने करोड़ों का बिजनेस बना रहे हैं, तो वो भी एक कुछ देखते हैं कि उनको एक पास कौन सा आइडिया है जिसको सेल करके वो भी जो है अर्न कर सकते हैं। मतलब एंटरप्रेन्योरशिप को भी इन्हांस करते हैं मार्केटिंग। और मार्केटिंग जो है ऑब्वियसली किसी अनटैप नीड जो है, जो अनमेट नीड है, उसको भी सेटिस्फाई करता है। तो रोल काफ़ी बिग है मार्केटिंग का। तो एक बार अब अपने स्टडी मैट में आ जाइए, देखिए कि मार्केट के बारे में क्या लिखा हुआ है। तो स्टडी मैट में आइए आप। चलिए, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी पढ़ने से पहले हमको ये जानना ज़रूरी है कि मार्केट क्या होता है। व्हाट इज़ मार्केट? मार्केट हम कह सकते हैं एक ऐसा प्लेस है यहाँ पर टर्म्स ऑफ एक्सचेंज सेटल की जाती हैं। तो मीन्स कि जो सेटल करते हैं टर्म्स ऑफ एक्सचेंज मीन्स ऐसा प्लेस जहाँ पर गुड्स और सर्विसेज इन एक्सचेंज ऑफ मनी और मनीज वर्थ जो है वो हैंडल की जाती हैं, यहाँ पर ये इनका एग्जीक्यूशन होता है। तो वो उसको हम बोलते हैं मार्केट। तो मार्केट जो है वो ऑफलाइन भी हो सकता है, मार्केट ऑनलाइन भी हो सकता है। जैसे अमेज़ॉन जो है उसमें मार्केट आपका ऑनलाइन है, यहाँ पर आप कोई भी गुड्स और सर्विस को लेते हो ऑनलाइन पर, और जो भी आपको अमाउंट देना है आप ऑनलाइन पे कर सकते हो या कैश पे कर सकते हो। तो क्या लिखा हुआ है कि मार्केट एक अरेंजमेंट है जो प्रोवाइड करता है अपॉर्चुनिटी, किस चीज़ के लिए? एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज, किसके लिए? फॉर मनी और मनीज वर्थ, राइट। फिर टर्म आ जाता है मार्केटिंग। क्या होता है मार्केटिंग का मतलब? मार्केटिंग एक बिग टर्म है। मार्केटिंग मीन्स कि आपको राइट गुड्स राइट टाइम पर, राइट प्राइस पर, राइट प्लेस पर और राइट कंज्यूमर को प्रोवाइड करनी है। ये सारा मार्केटिंग होता है। तो मार्केटिंग का मतलब क्या है कि इज गेटिंग द राइट गुड सर्विसेज टू द राइट पीपल एट राइट प्लेस एट राइट टाइम एंड एट राइट प्राइस विद द राइट कम्युनिकेशन एंड प्रमोशन। तो आप अगर आपका प्रमोशन राइट होगा तो आपको प्रमोशन आपने कर दिया लेकिन गुड्स अवेलेबल नहीं है, तो जो गुड्स आप बोल रहे हो वो गुड्स अवेलेबल होनी चाहिए, राइट प्लेस पे होनी चाहिए, राइट प्राइस पर। प्राइस राइट मतलब कि जो कस्टमर पे कर रहा है उसको उसकी वर्थ मिलनी चाहिए, राइट प्लेस पर मिलनी चाहिए और राइट टाइम पर मिलनी चाहिए। राइट टाइम मीन्स अगर आपने कोई गुड्स स्पेसिफिकली जो बनाया है वो किसी फेस्टिव के लिए बनाया या किसी स्पेसिफिक ओकेज़न के लिए बनाया तो उस टाइम पर वो अवेलेबल होनी चाहिए। जैसे मैंने दिवाली लाइट्स की बात करती हूँ। एक आपने मार्केटिंग का डेफिनेशन और मार्केट इसके बारे में देखना है। रोल ऑफ मार्केटिंग क्या होता है? देखो, डिमांड को स्टिमुलेट करने के लिए और मार्केट को बड़ा बनाने के लिए मार्केटिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो मार्केटिंग का रोल बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ, जैसे मैंने आपको बताया, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इन्हांस करने के लिए, क्योंकि मजबूर होते हैं लोग कि हम हार्ड वर्क करें। द फर्स्ट एंड फोरमोस्ट रोल इज द स्टिमुलेट्स पोटेंशियल एग्रीगेट डिमांड दैट इनलार्ज द साइज ऑफ मार्केट। स्टिमुलेट करता है डिमांड को, पूरी डिमांड को। यू माइट आस्क हाउ इट हेल्प्स इन इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ, ये हो सकता है आपका क्वेश्चन कि कैसे ग्रोथ में हेल्प करता है। कहता है इसके थ्रू जब हम डिमांड को स्टिमुलेशन करते हैं, मोटिवेट टू वर्क हार्डर एंड अर्न एडिशनल मनी टू बाय वेरियस आइडिया गुड्स एंड सर्विसेज बी मार्केटेड। सो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं, और इसका कौन सा रोल होता है कि ये डिस्कवरी करता है एंटरप्रेन्योरल टैलेंट, वो मैंने आपको बता दिया, राइट। और ये हेल्प किस में करता है कि आपके important contribution marketing make it helps sustaining and improving the existing level of employment को existing level of employment को भी improve करने के लिए help करता है, क्योंकि मार्केट के थ्रू आपको नए नए आइडियाज़ आते हैं, न्यू एंटरप्रेन्योरशिप टैलेंट जनरेट होता है, न्यू गुड्स आती है, न्यू इंडस्ट्रीज आती हैं, ऑब्वियसली आपका लेवल जो है वो इम्प्रूव होता है। तो दीज आर रोल आ जाए तो ये बताना है। तो मार्केटिंग में सिर्फ एडवर्टीजमेंट प्रमोशन नहीं सोचना, मार्केटिंग जनरेशन ऑफ आइडिया से लेके टिल द कि आप जब तक कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई नहीं करते तब तक चलता है। तो मार्केटिंग जैसे जितने प्रोडक्ट्स नए नए आएंगे, जितने लोग उनकी डिमांड करेंगे, उतना ही ऑब्वियसली वो प्रोडक्ट जब जितना प्रोड्यूस होगा तो किसी भी जो कंट्री है उसकी जीडीपी भी इम्प्रूव होगी।
तो ये रोल बताना है। फिर आप मार्केटिंग फंक्शन, मार्केटिंग डजंट रिलेट टू ओनली एडवर्टीजमेंट एंड प्रमोशन, ये रिलेट होता है बाइंग, सेलिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, फाइनेंसिंग, स्टैंडर्डाइजेशन, ग्रेडिंग एंड रिस्क टेकिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, न्यू आइडियाज, राइट। तो यूनिवर्सल फंक्शन वही फिर दोबारा लिखा हुआ है। मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केट? ऑब्वियसली अगर मैं वैसे यहाँ पर अलग टाइप से लिखा हूँ वो भी मैं बता दूंगी कि यहाँ पर जो लिखा है आपने कैसे करना है। इट्स रिलेट टू कि हमें कस्टमर को, मेन मार्केट ऑब्जेक्टिव होता है कि हमें कस्टमर को वैल्यू प्रोवाइड करनी है। सेकंड, हम मार्केट का एक्सपेंशन करना चाहते हैं, प्रोडक्ट को डेवलप करना चाहते हैं, एक कॉम्पिटिटिव एज अचीव करना चाहते हैं। जैसे कोक है, कोक ने थ्रू मार्केटिंग एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मींस मैक्सिमम जो मार्केट शेयर है उसके पास है बिकॉज ऑफ देयर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। तो ड्यू टू मार्केटिंग जो है आप प्रोडक्ट को डेवलप करते हो, अपना मार्केट साइज शेयर इंक्रीज करते हो, आप एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को अचीव करते हो, जैसे एप्पल ने भी किया हुआ है। तो ये सेल्स को इंक्रीज करना, कंपनी का ग्रोथ करना, ये सारे मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं। बट ऐसा कुछ भी इस बुक में नहीं लिखा हुआ। इस बुक में कैसे क्या लिखा हुआ है, यहाँ किस कंटेक्स्ट में लिखा हुआ है? यहाँ लिखा हुआ है कि जो मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं वो मेनली किससे रिलेटेड होते हैं, जब उनका कंसर्न क्या होता है उसके अकॉर्डिंग लिखा हुआ है। सबसे पहले जो मार्केटिंग, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव होगा कि हम अपनी कंपनी में अवेयरनेस क्रिएट करें एंड अप्रिशिएशन द क्रूशियल रोल ऑफ, ये समझें कि हमारे कंज्यूमर का क्या रोल है इन शेपिंग, जब हम डिसीजन मेकिंग करते हैं। ये पहला ऑब्जेक्टिव होता है। जब भी आप मार्केटिंग करो पहले एक अवेयरनेस क्रिएट करो कि क्या रोल होगा कंज्यूमर की नीड का हमारे जो भी हम मार्केटिंग डिसीजन मेकिंग करेंगे। सेकंड, अवेयरनेस, आप अवेयरनेस देखते हो कि कंज्यूमर कैन ओनली बी हेल्प टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम थ्रू कॉर्पोरेट, कि कॉर्पोरेट एफर्ट्स जो हम एफर्ट्स कर रहे हैं उसके थ्रू जो कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। देन ये वाला छोड़ दो, concern with interest the innovation of product and services so as to solve select customer। तो सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकते, जो भी आपका कंसर्न किसके साथ होना चाहिए मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव का, जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम जो आपका प्रोडक्ट जिस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है उसके साथ आप कंसर्न रखना चाहिए। वैसा आप प्रोडक्ट इनोवेट करें या सर्विस इनोवेट करें कि वो सिलेक्टेड कस्टमर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। देन कंसर्न, आपका ऑब्जेक्टिव किससे रिलेटेड होना चाहिए? विद अफेक्ट टू न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विस इंट्रोडक्शन ऑफ फर्म्स प्रेजेंट एंड पोटेंशियल प्रॉफिट पोजीशन, कि जब भी आप ऑब्जेक्टिव फॉर्म कर रहे हो तो आपने देखना है कि जो भी आप न्यू प्रोडक्ट या सर्विस को इंट्रोड्यूस कर रहे हो उसका फर्म के प्रेजेंट या पोटेंशियल प्रॉफिट पोजीशन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। फिर सेंसिंग एंड मॉनिटरिंग इंफॉर्मेशन एज रिगार्ड्स मार्केट पोटेंशियल, मीन्स आपको सेंस करना है, देखना है और उसको मॉनिटर ऑब्जर्व करना है एज रिगार्ड मार्केट पोटेंशियल, कि जो भी मार्केट पोटेंशियल है राइट जिसको आप सर्व करने जा रहे हो क्या वो आपके जो गोल्स एंड टारगेट सेट है उनको भी सर्व करेगा कि नहीं करेगा। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव है मार्केट ऑब्जेक्टिव, आप 5 यहाँ पर याद करेंगे। सबसे पहला मार्केट ऑब्जेक्टिव क्या है कि क्रिएटिव अवेयरनेस, पहला ऑब्जेक्टिव होता है मार्केटिंग का कि हमने अवेयरनेस क्रिएट करनी है और देखना है कि क्या रोल है जो भी हम डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं उसमें कंज्यूमर का कैसा रोल है, और फिर कंज्यूमर जो भी हम प्रोडक्ट दे रहे हैं क्या उससे कॉर्पोरेट एफर्ट्स के थ्रू उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, कंज्यूमर की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। देन कंसर्न होता है ये कि जो भी आप इनोवेटिव प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट बना रहे हो क्या वो सिलेक्टेड, जो आपने कंज्यूमर सेलेक्ट किया, जो प्रॉब्लम सेलेक्ट किया उसको सॉल्व किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। फिर जो भी न्यू प्रोडक्ट है उसका फर्म की प्रेजेंट और पोटेंशियल प्रॉफिट पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और जो आपकी मार्केट पोटेंशियल के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है उसको मॉनिटर करके देखते हो कि क्या वो हमारे गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हेल्पफुल होगी कि नहीं। तो अलग ही टाइप का कोई मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है तो आपको ऐसे ही याद करना है। अब आप ये नहीं कहें मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है, सेल को ग्रोथ करना, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेना, अपने जो कस्टमर को वैल्यू प्रोवाइड करना, उसकी अनमेट नीड को सेटिस्फाई करना, दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स। अब यहाँ कोई और ही कहानी लिखी हुई है तो आपको ये कहानी लिखनी पड़ेगी। फिर मैंने कहा था कि मार्केटिंग प्लानिंग और मार्केटिंग स्ट्रैटेजी,
जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी रिलेट होती है कि आपको डिसीजन मेकिंग, जो हम डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिगार्डिंग मार्केटिंग के, ये प्रोडक्ट लॉन्च होगा, इस प्राइस पे लॉन्च होगा, उसमें ये फीचर्स होंगे, ये डिसीजन मेकिंग क्यों की जाती है, वो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी डिसाइड करती है। लेकिन जो भी आपने डिसीजन मेकिंग की है, जैसे आईफोन की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी रिवॉल्व करती है अराउंड कि उन्होंने इनोवेटिव प्रोडक्ट देना है, एक प्रीमियम प्रोडक्ट देना है, राइट। उनकी स्ट्रैटेजी है कि इनोवेटिव प्रोडक्ट के लिए वो अब आईफोन जो है वो लाएंगे, प्रीमियम के लिए वो उसमें एक उसकी बॉडी जो है टाइटेनियम की बनाएंगे ताकि कार्बन फुटप्रिंट्स भी उनके कम हो पाए, जो कि उनके विजन मिशन में लिखा होगा। तो ये उसके अकॉर्डिंग मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि ये वाला प्रोडक्ट जो है लॉन्च करना है, इस फीचर्स का करना है, इनोवेटिव प्रोडक्ट होगा, उसमें क्या अलग होगा, वो सब कुछ स्ट्रैटेजी में देखा जाता है। अब उस स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट कैसे करना है, वो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में, मीन्स आपने देख लिया कि ये फीचर्स होंगे, ऐसे प्रोड्यूस होगा, वो सारा स्ट्रैटेजी में आ गया। अब स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में क्या होगा कि जो भी आप फ़ोन ला रहे हो, उस फ़ोन की लॉन्च डेट क्या होगी, उसके लिए कैसे कैसे कैंपेन्स वगैरह होंगे, कैसे प्रमोशनल इवेंट्स वगैरह होंगे, राइट, जो उनको सेल करने के लिए क्या क्या प्राइसेस रखा जाएगा, वो सारा प्लानिंग में डिसाइड होता है। तो प्लानिंग अल्टीमेटली बताता है कि हाउ टू एग्जीक्यूट द मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। तो यहाँ लिखा हुआ है कि मार्केटिंग प्लानिंग, इट मीन्स कि दोनों मार्केटिंग प्लानिंग एंड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी दोनों ही रोड मैप देते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन की ने जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी होती है, उनके लिए एक रोड मैप प्रोवाइड करते हैं। बट मार्केटिंग प्लानिंग जो है वो एक तरह से शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए रिलेट होती है, बट स्ट्रैटेजी जो होती है वो लॉन्गर पीरियड के लिए होती है। तो जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है वो व्हाट का आंसर देती है, जबकि प्लानिंग जो है हाउ का आंसर देती है। कैसे? जैसे प्लानिंग, जो मार्केटिंग प्लानिंग होती है कि रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो स्पेसिफाई करता है कि फर्म्स के मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव, हाउ मार्केटिंग मैनेजमेंट विल यूज़ द कंट्रोलेबल मार्केटिंग टूल्स के डिज़ाइन, कैसे चैनल्स, कौन सी प्रमोशन, कैसे प्राइसिंग वगैरह होगी, वो बताता है। तो मीन्स अल्टीमेटली मैं ये कहूँ कि जो मार्केटिंग प्लान है ये बताता है कि हाउ, लिख लो, हाउ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी put in action। ये बताता है why certain market decision कि आपने कुछ मार्केट डिसीजन क्यों लिए हैं। ये वाई का आंसर देता है, ये हाउ का। तो आपका मार्केटिंग प्लान जो है कैसे इम्प्लीमेंट होगा, स्ट्रैटेजी उसके बारे में बताता है, जबकि स्ट्रैटेजी जो है वो क्यों मार्केटिंग डिसीजंस हमने लिए हैं, क्या आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ है, कैसे स्ट्रेंथ्स को जो है यूज़ करके इन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना है, वो सारा कुछ स्ट्रैटेजी में सोचा जाता है। तो मीन्स फाइंडिंग द अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी, डेवलपिंग प्रॉफिटेबल बेस टू कैप्चर द मार्केट, दिस इज रिलेटेड टू स्ट्रैटेजी। तो एक एक लाइन आप याद कर लो। अर्लियर क्या होता है, अब मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एंड सेलिंग कॉन्सेप्ट क्या है। देखो इतना कुछ मार्केटिंग के बारे में पढ़ लिया कि मार्केटिंग इज़ रिलेटेड टू द स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशंस, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड प्राइसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, एडवर्टीजमेंट, प्रमोशन, ये सारे फंक्शंस हैं मार्केटिंग के। जो पहले ऑर्गेनाइजेशंस होती थी वो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स पर नहीं चलती थी, वो सेलिंग कॉन्सेप्ट पर चलती थी। सेलिंग कॉन्सेप्ट क्या है कि पहले ये नहीं देखा जाता था कि कस्टमर की क्या नीड है, पहले प्रोडक्ट बना दिया जाता था, मतलब जो पुश डिमांड है उसको यूज़ किया जाता था, अब पुल डिमांड को नहीं यूज़ किया जाता था। तो पुश मीन्स कस्टमर को पुश किया जाता था, शॉप्स पे वो प्रोडक्ट रख दिया तो अपने आप जो है वो सेल हो जाएगा, कस्टमर मांगेगा दे देंगे। तो मीन्स आप ये नहीं देखते थे कि कस्टमर की एग्जैक्टली नीड क्या है। तो वहाँ पर फैक्ट्री पे इसका जो मेन एम्फेसिस होता है कि आप प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर दो, ठीक है, उसके बाद प्रमोशंस के थ्रू जो है, एडवर्टीजमेंट के थ्रू उस प्रोडक्ट को सेल कर दो। अब कस्टमर की क्या नीड है आपने स्टडी किया। बट मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आज की डेट में जो कंज्यूमर है वो इतना अवेयर हो गया है कि उसको पता है कि उसको क्या बाय करना है। तो इट मीन्स के आप प्रोडक्ट बनाने से पहले आप देखो कि आपका प्रोडक्ट उसकी किस नीड को सेटिस्फाई करेगा, मीन्स उसकी नीड को अंडरस्टैंड करो,
उसके बाद आप प्रोडक्ट को जो है वो बनाओगे, फिर आप देखोगे कि क्या जो प्रोडक्ट आपने बनाया क्या उसकी नीड को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। आपको ये एवेल्यूएशन भी करना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट्स में चेंजेस करने पड़ेंगे। मीन्स इसका मेन एम्फोसिस मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का जो है वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन पर है, और जबकि सेलिंग जो कॉन्सेप्ट है वो अल्टीमेटली सिर्फ सेल ग्रोथ देख रहा है। वो मार्केट कंज्यूमर सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा उस पर कोई एम्फोसिस नहीं दे रहा है। तो यही डिफरेंस है दोनों में, देखिए यहाँ पर। तो अगर मैं सेलिंग कॉन्सेप्ट की बात करूँ तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, फैक्ट्री से स्टार्ट होता है, फोकस क्या है, प्रोडक्ट है। मीन्स कैसे आपने करना है, सेलिंग एंड प्रमोटिंग करो और सेल्स वॉल्यूम के थ्रू आप प्रॉफिट जनरेट करते हो। जितना ज़्यादा सेल्स होगा उतना प्रॉफिट होगा। यहाँ पर अगर मैं मार्केटिंग कॉन्सेप्ट की बात करूँ तो पहले देखा जाता है आप किस मार्केट को टारगेट करने वाले हो, आपका टारगेट मार्केट क्या है, राइट। फिर आप देखते हो, जैसे बायजूस की अगर मैं एग्जांपल लूँ तो टारगेट मार्केट क्या है, जो बच्चे जिनको मैथमेटिक्स में बहुत प्रॉब्लम आती है, राइट, वो उनका टारगेट मार्केट है। और मीन्स उनको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग उसको चाहिए और वो कहीं पर नहीं मिल रही है, तो वो ऐसा शो करते हैं कि हम कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, जितना एडवर्टीजमेंट में दिखाया जाता है वैसा कुछ भी इतना ज़्यादा वहाँ नहीं होता है, अगर मैं रियलिटी बताऊँ। फिर कंज्यूमर नीड्स, टारगेट मार्केट क्या है, बच्चे हैं, नीड क्या है, उनको मैथमेटिक्स या कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होती साइंस और मैथ्स में। कोऑर्डिनेटेड मार्केट, कोऑर्डिनेटेड मार्केट मीन्स आप जो भी मार्केटिंग का वे ऑप्ट कर रहे हो, कैसी भी एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, वो सेम सेंस में सेम वैल्यू को जो है वो कन्वे करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप पेप्सी की बात करती हूँ मैं अगर, तो पेप्सी राइज अप बेबी अब नया उन्होंने ऐड लेके आए हैं, उसमें जो एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं एक रणवीर कपूर कर रहा है, एक लड़की कर रही है। अल्टीमेटली अगर आप उन दोनों एडवर्टीजमेंट जो अर्लियर आपने देखा, अल्टीमेटली उन दोनों एडवर्टीजमेंट वो क्या बात कर रहा है, वो कह रहा है कि जो अल्टीमेटली वो किस पे फोकस कर रहा है, क्या आपको मैसेज कन्वे करना चाहता है कि लोग ना आपको बोलते रहेंगे, आप कुछ भी करोगे ना, कुछ भी करो, सही करो गलत करो, जब भी आप कुछ भी करोगे तो आपको लोग बोलेंगे, आपको इग्नोर करना है, क्योंकि अपनी सक्सेस की स्टोरी आप खुद लिखते हो, लोग नहीं लिखते। इसलिए उसका मतलब उसका मैसेज क्लियर है, चाहे एडवर्टीजमेंट किसी भी वे में, चाहे लड़के को लेके बनाई है या लड़की को लेके बनाई है, उसका मैसेज क्लियर है कि आपने अपनी सक्सेस स्टोरी खुद लिखनी है। तो मीन्स जो मार्केटिंग होनी चाहिए वो कोऑर्डिनेटेड मैनर में होनी चाहिए। तो यहाँ पर प्रॉफिट बनाया जाता है थ्रू कस्टमर सेटिस्फैक्शन, राइट। तो दिस इज़ द मार्केट कॉन्सेप्ट। तो अर्लियर जो ऑर्गेनाइजेशन सेलिंग कॉन्सेप्ट पर चल भी रही थी वो ज़्यादा देर तक अब मार्केट में नहीं रह सकती, क्योंकि देखो अल्टीमेटली अगर आप कस्टमर की नीड या कस्टमर के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट में चेंज नहीं करोगे तो आप जो है आउट ऑफ मार्केट हो जाओगे। तो उसके साइन क्या होते हैं, अगर आप वही प्रोड्यूस करते रहोगे जो अकॉर्डिंग टू कस्टमर नीड नहीं है, तो आपकी सेल्स जो है डिक्लाइन हो जाएगी, आपको स्लो ग्रोथ मिलेगी, क्योंकि बाइंग पैटर्न जो है चेंज हो जाएंगे, इंक्रीज आपका कंपटीशन इंक्रीज हो जाएगा, आपको मार्केट पे ज़्यादा एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। फिर आ गया सोशल मार्केट। मार्केट के बारे में बात कर ली, पहले हमने देखा कि मार्केट क्या होता है, ठीक है, एक प्लेस है यहाँ पर आप अपनी गुड्स और सर्विसेज मनी बर्थ के लिए एक्सचेंज करते हो। फिर मार्केटिंग क्या होता है, मार्केटिंग के आपको राइट गुड्स जो है राइट प्लेस पर राइट टाइम पर राइट कंज्यूमर को और राइट प्राइस पर मिलना चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड द मार्केटिंग। फिर आपने देखा कि रोल ऑफ मार्केटिंग क्या है, दैट इज़ नॉट ओनली रिलेटेड टू और आई कैन से कि ओनली नॉट अ वन कॉम्पोनेंट ऑफ ए मार्केट, दैट इज़ एडवर्टीजमेंट और प्रमोशन। जो मार्केटिंग है वो जनरेशन ऑफ आइडिया से लेके जब तक कंज्यूमर की नीड सेटिस्फाइड नहीं होती, ऑल एक्टिविटीज़ इन बिटवीन जो आती हैं उनके साथ कंसर्न होता है। तो जब आप इफेक्टिव मार्केटिंग करते हो तो ऑब्वियसली आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ में और एंटरप्रेन्योरल जो टैलेंट है उसको डेवलप करने में भी हेल्पफुल होता है। एंड आफ्टर दैट हमने देखा कि फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग क्या होते हैं, दैट इज़ रिलेटेड टू स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशंस, प्राइसिंग, सेल्स, सेलिंग, बाइंग, इट्स ऑल इंक्लूडेड इन मार्केटिंग, कस्टमर सेटिस्फैक्शन। फिर हमने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग देखे, जिसमें हमने अवेयरनेस के बारे में बात की, न्यू प्रोडक्ट जो है वो जो है कंज्यूमर की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है या नहीं कर रहा, उसका पोटेंशियल हमारी ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उससे कंसर्न होते हैं मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स, राइट। तो ये हमने ऑब्जेक्टिव्स देखे। फिर आफ्टर दैट हमने जो मार्केटिंग में देखा
आफ्टर दैट मैं खुद भूल गई क्या देखा, हाँ मार्केटिंग प्लान। मार्केटिंग प्लान जो है शॉर्ट टर्म होता है और ये बताता है कि हमने अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ को कैसे जो है वो अचीव करना है। एक रोड मैप देता है हमें एक एक्शन प्लान देता है अल्टीमेटली। तो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जो है दैट इज़ रिलेटेड टू लाइक अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड करना और उनको हम कैसे कैपिटलाइज कर सकते हैं। देन हमने देखा कि जो अर्लियर कॉन्सेप्ट चलता था वो सेलिंग कॉन्सेप्ट चलता था, बट आज की डेट में मार्केटिंग कॉन्सेप्ट चलता है। तो सेलिंग कॉन्सेप्ट किस पे बेस्ड होता है कि फैक्ट्री प्रोडक्ट देन प्रमोशन के थ्रू आप सेलिंग करते हो, मीन्स आप प्रॉफिटेबिलिटी बनाते हो सेल्स वॉल्यूम के थ्रू। पर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में आपका प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट होता है थ्रू कस्टमर सेटिस्फैक्शन। अब आ गया कि सोशल मार्केट। देखो मार्केटिंग बहुत टाइप की होती है। एक होती है सोशल मार्केट। व्हाट इज़ द सोशल मार्केट? देखो सोशल मार्केटिंग की जाती है जो सोसाइटी की वेलफेयर के लिए की जाए, या सोसाइटी के जो बिलीव्स हैं, जब बिहेवियर है उसमें चेंजेस लाने के लिए, अच्छे चेंजेस लाने के लिए जो मार्केटिंग की जाती है दैट इज़ कॉल्ड द सोशल मार्केटिंग। अब सोशल मार्केटिंग के बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दैट इज़ ऑल्सो ए सोशल मार्केटिंग। यहाँ एंटी सिगरेट जो एडवर्टीजमेंट होती है या पैम्फलेट वगैरह लगे होते हैं, तो वो भी एक सोशल मार्केट है। तो ऐसे बहुत सारी हो सकती हैं। तो आप मुझे बताओ कौन सी सोशल मार्केट आपके दिमाग में आ रही है, सोचो। ठीक है, दो मैंने बताई, कोई आप भी बताओ। ओके चलिए, ये होती है सोशल मार्केट। क्या लिखा हुआ है सोशल मार्केट में देख लेते हैं एक बार। कहता है सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कॉल फॉर कस्टमर ओरिएंटेशन बैक्ड बाय इंटीग्रेटेड मार्केटिंग एम। इसका एम क्या होता है? एट जनरेटिंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन, लॉन्ग टर्म कंज्यूमर वेलफेयर एज द की ऑफ अटेनिंग लॉन्ग टर्म। कंज्यूमर वेलफेयर के लिए की जाती है, ठीक है। लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी जो है जो लेने के लिए हम जो है ये मार्केटिंग करते हैं। नेक्स्ट ये है इंपॉर्टेंस ऑफ डेवलपिंग। अगर मार्केट ओरिएंटेशन मतलब कि अगर आप मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को अपनी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में इनकॉर्पोरेट करते हो तो क्या बेनिफिट है। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट मींस, मार्केट ओरिएंटेशन मींस आप पहले कंज्यूमर की नीड को सेटिस्फाई करते हो, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को जो डेवलप करते हो। तो अल्टीमेटली स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में अगर इसको इनकॉर्पोरेट करोगे तो आपका प्रोडक्ट जो है वो किसी अनमेट डिमांड या नीड ऑफ कस्टमर को सेटिस्फाई करेगा। तो आपको लॉन्गर टाइम पर आप अपने प्रोडक्ट की सेल कर सकते हो और आपको एक अलग से कॉम्पिटिटिव एज भी मिलता है। तो क्या लिखा हुआ है कि बाय अप्लाइंग मार्केटिंग कॉन्सेप्ट टू प्रोडक्ट डिज़ाइन द कंपनी माइट होप टू मेक मोर अट्रैक्टिव। ऑब्वियसली आपने वैसा प्रोडक्ट बनाया जैसा कस्टमर की ज़रूरत है, तो उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट जो है ज़्यादा अट्रैक्टिव बनेगा, तो आपकी सेल ग्रोथ होगी और आप हायर प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। और इवन अगर आप ऐसा प्रोडक्ट बनाते हो तो आपके लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद कस्टमर्स बनते हैं। तो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ डेवलपिंग मार्केट ओरिएंटेशन इन स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। मार्केट ओरिएंटेशन मीन्स मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को आपने इनकॉर्पोरेट करना है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में। तो आप ये बस ये इतना ही है। देन मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है? अभी तो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी थी, वही जो आपका स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में मैंने आपको बताया था। मार्केटिंग मैनेजमेंट मतलब कि आपको इन्वायरमेंट एनालिसिस करना है, एनालिसिस करके अपॉर्चुनिटीज थ्रेट्स वगैरह देखने हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनानी है, राइट। तो काफ़ी क्रूशियल होता है क्रिएटिव टास्क ऑफ डिलीवरिंग। आपको देखना है कि आपने इन्वायरमेंट एनालिसिस किया कि कौन सी कस्टमर जो है कैसे सेटिस्फाई हो सकता है, और उस डिमांड के थ्रू जो उसकी अनमेट डिमांड है उसको जो है वो मीट करके आप क्या करेंगे, आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो, और उसके अकॉर्डिंग ही मार्केटिंग स्ट्रैटेजी आपकी बनाई जाती है। तो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के ऊपर कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिख लो आप, जिसको आपने ध्यान में रखना है। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, आप देखते हो कि आपको किस मार्केट को सर्व करना है, किस नीड को सेटिस्फाई करना है, उसके अकॉर्डिंग आप देखते हो कि कंज्यूमर के बाइंग पैटर्न्स क्या हैं। देन फिर आप मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के थ्रू अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिमिटेड रिसोर्सेज को एलोकेट करते हो टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटीज। ये आप लिख सकते हो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। बाकी आप देख सकते हो जब भी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट की जाती है ना, तो उसमें आपको कॉम्पिटिटिव सेटिंग्स आपको देखनी पड़ती हैं।
कि कैसी स्ट्रैटेजी है, आपको अपने प्रोडक्ट में कुछ डिफरेंशिएशन लाना है, कॉस्ट कटिंग करनी है, जब मोर एडवर्टीजमेंट करना है, ये डिपेंड अपॉन कि कम्पिटिटिव सेटिंग कैसी है। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाने से पहले आप कम्पिटिटिव सेटिंग्स जरूर देखते हो। कम्पिटिटिव सेटिंग्स का मतलब होता है कि आप जिस प्रोडक्ट में डील कर रहे हो सकता है उस प्रोडक्ट में कोई कंपटीशन ना हो, नो डायरेक्ट कंपटीशन, डायरेक्ट कंपटीशन नहीं है। जैसे डी बेयर्स एक डायमंड माइनिंग कंपनी है, उसका कोई डायरेक्ट कंपटीशन नहीं है, बट गोल्ड माइनिंग कंपनीज जो है वो उसका इनडायरेक्ट कंपटीशन हो सकता है। तो उसको अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी वैसी ही बनानी पड़ती है कि लोग जो है वो डायमंड को ज़्यादा प्रेफर करें। तो ये हो गया नो डायरेक्ट कंपटीशन। तो आपको पहले ये देखना है कि आप किस प्रोडक्ट में डील करते हो, उसके अकॉर्डिंग और उसकी कम्पिटिटिव सेटिंग्स कैसी हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर आपको अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी भी वैसे चेंज करनी पड़ती है। प्योर कंपटीशन क्या होता है कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, सिमिलर प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे सेलर्स हैं, दैट इज़ प्योर, मतलब परफेक्ट कंपटीशन है। तो उस केस में आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए? उस केस में जब आप मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाते हो तो ऑब्वियसली आप, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, बहुत सारे सेलर्स हैं, तो यहाँ पर आप अपनी पोजीशन को कैसे रिटेन करके रखोगे, तो यहाँ पर आप अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी पर वर्क करोगे, आप उसकी प्राइसिंग और कॉस्ट पर वर्क करोगे और उसके अकॉर्डिंग ही मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाओगे। एक होता है मोनोपोलिस्टिक। मोनोपोलिस्टिक का मतलब होता है कि जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो उसके सब्स्टिट्यूट्स बहुत सारे हैं, जैसा आपका प्रोडक्ट है उसके बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए? तो अपने प्रोडक्ट की सेल या कस्टमर को रिटेन रखने के लिए अगर आप मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हैं तो आपको डिफरेंशिएशन की स्ट्रैटेजी ऑप्ट करनी चाहिए कि आपका जो प्रोडक्ट है उसके बहुत सारे सब्स्टिट्यूट हैं, लोग जो है दूसरी जो उनकी नीड है वो दूसरे प्रोडक्ट भी सेटिस्फाई कर सकते हैं, बट आपसे डिफरेंट हैं, वो सिमिलर नहीं है। तो आपकी स्ट्रैटेजी में मेनली क्या होना चाहिए? डिफरेंशिएशन, जो एप्पल फॉलो करता है। लास्ट आ गया कॉम्पिटिटिव सेटिंग में ओलिगोपोलिस्टिक कंपटीशन। ये कैसा कंपटीशन होता है कि जो प्रोडक्ट है उसके सेलर्स जो है उन्होंने ही, फ्यू सेलर्स ने पूरा मार्केट शेयर जो है वो कैप्चर कर रखा है। जैसे टेलीकॉम इंडस्ट्री होगी तो क्यों कुछ ही सेलर्स हैं, उन्होंने ही पूरा मार्केट जो है वो कैप्चर कर रखा है। तो यहाँ पर जब स्ट्रैटेजी बनानी है, क्योंकि सेलर्स तो हैं, आप अकेले तो वहाँ ऑपरेट नहीं कर रहे हो, तो यहाँ पर भी आपको प्राइसिंग वगैरह पर और कस्टमर सर्विस पर, जो कि जियो वगैरह या एयरटेल वगैरह कर रहे हैं, उस पर वर्क करना पड़ता है। क्योंकि सिमिलर सर्विसेज हैं तो आपको अपनी प्राइसिंग पर, कॉस्ट पर और अपनी जो कस्टमर सर्विस है उस पर ध्यान देना पड़ता है ज़्यादा, अगर आपको अच्छा मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाना है। तो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करने के लिए ऑब्वियसली आप पहले अपॉर्चुनिटी से, और आपके में स्ट्रेंथ्स क्या है, आपके पास कितने रिसोर्सेज हैं और कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, उनको एलोकेट करके आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करते हैं। बट बिफोर फॉर्मुलेटिंग द मार्केटिंग स्ट्रैटेजी आपको कुछ अपना कम्पिटिटिव सेटिंग्स देखना पड़ता है। तो कम्पिटिटिव सेटिंग्स कितनी टाइप्स का हो सकता है? जहाँ तो आपका कोई कंपटीटर, डायरेक्ट कंपटीटर नहीं होगा, राइट, जहाँ प्योर कंपटीशन होगा, जहाँ मोनोपोलिस्टिक होगा, जहाँ ओलिगोपोलिस्टिक होगा, राइट। चलिए, ये लास्ट रह गया कि हम अपनी फॉर्मुलेट कैसे करते हैं ओवरऑल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। देखो, फॉर्मुलेटिंग ओवरऑल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी ये भी सेम ही रहेगा जैसा कि हम नॉर्मल स्ट्रैटेजी जब फॉर्मुलेट करते हैं। अभी हम किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन या डिपार्टमेंट की स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट कर रहे हैं, बट वैसे भी जब स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट होती है तो सबसे पहले क्या किया जाता है? एनालिसिस किया जाता है। एनालिसिस करने के बाद विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स रखे जाते हैं, फिर उनका इम्प्लीमेंटेशन होता है। तो सेम अगर फॉर्मुलेशन ऑफ ओवरऑल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में भी आता है तो इसी में भी वही 3 स्टेप्स आएंगे। क्या? सबसे पहले क्या है कि बेसिक एजम्पशन। बेसिक एजम्पशंस मीन्स जब हम स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट कर रहे हैं उससे पहले हमें पता तो होना चाहिए कि हम अभी कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, मीन्स हमारा इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का एनालिसिस। उसके बेस पर ही हम अपनी कुछ एजम्पशंस क्रिएट करेंगे कंपनी के रिगार्डिंग। वो कर लिया आपने एनालिसिस, तो बेसिक एजम्पशन मीन्स आपको एनालिसिस करना है। देन on behalf of that analysis हम क्या करेंगे? हम अपने स्ट्रैटेजिक गोल्स सेट करेंगे, और गोल सेट
करने के बाद ऑब्वियसली फिर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, मीन्स उन गोल्स को या जो भी आपने एक्शन प्लान बनाया है उसको क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, देन परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे। दैट इज़ द थर्ड स्टेप, अचीविंग गोल्स। वो ही लिखा हुआ है आप अपने वर्ड्स में भी, लेकिन आपको जो पॉइंट्स हैं यही याद करने हैं। आगे आप अपने जो है अपने जैसा भी जो आप सोचते हो कि एनालिसिस क्या होता है एंड गोल सेटिंग्स में क्या क्या आता है, अचीविंग गोल्स में कैसे करते, परफॉर्मेंस मेजर मीन्स आपको एक्शन में जो अपना प्लान है उसको लाना है। उसके लिए आप जब एक्शन में लाए हैं, जैसे आपने सोचा वैसा इम्प्लीमेंट हुआ कि नहीं, वो सब कुछ करना है। दैट इज़ कॉल्ड अचीविंग गोल्स। वैसे यहाँ बहुत कॉम्प्लिकेटेड लिखा हुआ है, आप इजी वे में इसको लिख सकते हैं। आफ्टर दैट आ जाता है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग प्रोसेस। देखो जो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग है, जैसे कि हमने कहा था कि जो स्ट्रैटेजी प्लान की जाती है, स्ट्रैटेजी प्लान कॉर्पोरेट लेवल पे भी की जाती है, बिजनेस लेवल पे भी की जाती है और फंक्शनल लेवल पर भी की जाती है। और वो जो स्ट्रैटेजी हम प्लान करेंगे, अब स्टूडेंट के माइंड में समटाइम्स आता है कि जो स्ट्रैटेजी प्लान होती है क्या वो 1 ईयर की होगी, 2 ईयर्स की होगी, 3 ईयर्स की होगी, गोल्स 6 मंथ्स के होंगे, ये किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। देखो इनका मेन फैक्टर जो होता है ना कि हम कितने टाइम के लिए, उस पीरियड के लिए उस स्ट्रैटेजी या गोल्स को प्लान कर रहे हैं, दैट इज़ टोटली डिपेंड कि आप कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन। जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो अपने गोल सेट करती हैं 6 मंथ या 1 ईयर के लिए या 2 ईयर्स के लिए। जो बिग ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो 4, 5, 3 ईयर्स ऐसे सेट करती हैं। तो डिपेंड अपॉन आप कितने एरिया को जो है वो सर्व कर रहे हो, या आपका बिजनेस किस लेवल पर आप ऑपरेट कर रहे हो, तो उस पर डिपेंड करता है। यहाँ पर स्ट्रैटेजिक प्लानिंग प्रोसेस जो है कहता कि हर लेवल पर कैरी आउट किया जाता है। बट जब हम कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करते हैं, जैसे हमने देखा था कि कॉर्पोरेट प्लानिंग क्या होती है, कि कॉर्पोरेट प्लानिंग का मतलब ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम कुछ प्लान कर रहे हैं। वो लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, वो शॉर्ट टर्म भी हो सकता है। बट कॉर्पोरेट प्लानिंग के लिए हम एक्सटर्नल इंटरनल इन्वायरमेंट सभी को स्टडी करते हैं। अब कॉर्पोरेट पर जब स्ट्रैटेजिक मीन्स लॉन्ग टर्म जो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग होगी, उसमें बेसिकली कौन कौन सी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती है। कॉर्पोरेट लेवल पर स्ट्रैटेजिक प्लानिंग होती है तो उसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है। यहाँ सिर्फ ये नहीं बताना कि कैसे प्लान होता है, यहाँ इस जो पैराग्राफ में है या इन पॉइंट्स में हमें ये बताया गया है कि जब आप प्लान कर रहे हो उसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ आती हैं। अब देखो क्या क्या एक्टिविटीज़ आएंगी। ऑब्वियसली जब आप कॉर्पोरेट लेवल पर आप कोई स्ट्रैटेजिक प्लानिंग कर रहे हो वो तो लॉन्ग टर्म की होगी, 1 to 5 ईयर, डिपेंड अपॉन कि आप किस स्केल पर ऑपरेट कर रहे हो। तो सबसे पहले हमने डेवलप करना है अपना मिशन ऑफ द कंपनीज, और हम किस इंडस्ट्री या प्रोडक्ट या हमारी कौन सी कॉम्पिटेंसी होगी। सेकंड हम डिसाइड करेंगे कि हमारे कौन कौन से, आइडेंटिफाई करेंगे हमारे कौन कौन से SBU हैं, और उन SBUs को सेपरेट करेंगे हम, उनमें से कौन से SBU जो है वो प्रॉफिट सेंटर्स बनेंगे। प्रॉफिट सेंटर कॉस्टिंग में किया होगा, कुछ प्रॉफिट सेंटर होते हैं, कुछ कॉस्ट सेंटर होते हैं। सेल्स डिपार्टमेंट जो होता है दैट इज़ कॉल्ड द प्रॉफिट सेंटर। अगर कोई SBU ओनली मैन्युफैक्चरिंग ही कर रहा है तो वो क्या बन जाएगा, कॉस्ट सेंटर। रेवेन्यू सेंटर्स होता है जिसमें दोनों आते हैं, सेल्स और मैन्युफैक्चरिंग दोनों आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वो डिटेल नहीं है। ऑब्वियसली जब भी कॉर्पोरेट लेवल पर स्ट्रैटेजिक प्लानिंग होगी, सबसे पहले कौन सी एक्टिविटी वो परफॉर्म करेंगे, पहले वो अपना मिशन डिसाइड करेंगे कि किन प्रोडक्ट्स में जाना है, क्या मिशन है, कहाँ पहुँचना चाहते हैं, वो डिसाइड करेंगे। सेकेंड उनकी एक्टिविटी जो होगी वो आइडेंटिफाई करेंगे कि उनके कंपनीज के मेनली SBU कौन कौन से हैं। अब SBU क्या होता है तो नेक्स्ट इसको काफ़ी डिटेल में स्टडी करेंगे। SBU वैसे मैं थोड़ा सा बता दूं कि जब लार्ज स्केल पर कोई ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट करने लग पड़ती है ना, तो एक ही जैसे मल्टीपल प्रोडक्ट्स में वो डील करती है। मान लीजिए कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो हेल्थ प्रोडक्ट्स में भी डील करती है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी डील करती है, और सेम ऑर्गेनाइजेशन है। अब वो उनका ऑपरेशन जो है वो लार्ज स्केल हो गया है काफ़ी, तो दोनों प्रोडक्ट की मार्केटिंग अलग टाइप की होगी, और ऑब्वियसली उनका जो R&D है वो भी अलग टाइप का होगा। तो एक प्रोडक्ट लाइन पर फोकस करने के लिए, क्योंकि उनके लिए स्ट्रैटेजी अलग अलग टाइप की होगी, तो वो क्या करते हैं कि एक प्रोडक्ट लाइन को दूसरी प्रोडक्ट लाइन से सेपरेट कर देते हैं, ताकि ज़्यादा फोकस्ड स्ट्रैटेजीज जब प्लानिंग उन प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग बनाई जा सके, तो उसको बोलते हैं SBU, राइट। तो आइडेंटिफाई, जैसे टाटा है, टाटा के कितने SBU हैं, उनका जो सॉफ्टवेयर सेंटर है, सॉफ्टवेयर कंपनी है वो अलग है, एविएशन अलग है, मोटर्स अलग है, ठीक है। तो ये उन्होंने SBU बनाया रखा है।
तो आइडेंटिफाई कंपनीज के कितने SBU हैं विच कैन बेनिफिट फ्रॉम सेपरेट प्लानिंग एंड टू बी मैनेज्ड एट ए, मतलब कितने SBU उनको बनाने हैं। हो सकता है बहुत सारी प्रोडक्ट लाइन है, आप कितने कितने डिफरेंट SBUs बनाएंगे वो, और जिनको वो प्रॉफिट सेंटर्स की तरह ट्रीट करेंगे। फिर ऑब्वियसली जो भी SBU उन्होंने आइडेंटिफाई करे हैं, अब उनको किस SBU को कितने रिसोर्सेज एलोकेट करने हैं, फिर उनकी अट्रैक्टिवनेस कितनी है, तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। हमने एक मैट्रिक्स किया था, कौन सा, BCG मतलब बॉस्टन का हमारा जो कंसल्टेंसी ग्रुप है, उन्होंने एक मैट्रिक्स हमें दिया था जिसमें हम देखते थे कि कोई एक बिजनेस हमारा जो होता है, जब हम अपने पोर्टफोलियो का एनालिसिस करते हैं, तो कोई बिजनेस हमारा स्टार हो सकता है, कोई बिजनेस हमारा काऊ हो सकता है, कोई बिजनेस हमारा क्वेश्चन मार्क हो सकता है, कोई बिजनेस हमारा डॉग हो सकता है। जब हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि किसी बिजनेस की ग्रोथ कितनी है, उसकी अट्रैक्टिवनेस कितनी है, उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि किस में कितने रिसोर्सेस एलोकेट करने हैं, राइट। तो BCG करते हैं अल्टीमेटली थर्ड स्टेप में। फर्स्ट स्टेप में क्या किया कि कौन सा इंडस्ट्री, कौन सी प्रोडक्ट, कौन सा मिशन। सेकंड स्टेप में कितने SBU होंगे हमारी कंपनी में, फिर उन SBU की ग्रोथ कितनी है, उनकी अट्रैक्टिवनेस कितनी है, उन पर डिपेंड करता है कि उनको कितने रिसोर्स एलोकेट करने हैं। थर्ड में हम देखते हैं कि हम अपने बिजनेस को कैसे एक्सपैंड करेंगे, मीन्स यहाँ पर हम ग्रोथ स्ट्रैटेजी की बात करते हैं। तो ग्रोथ स्ट्रैटेजी के लिए कौन सी स्ट्रैटेजी होती है, या तो आप मार्केट पेनिट्रेशन कर सकते हो, या प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर सकते हो, या डिवर्सिफिकेशन कर सकते हो, मार्केट डेवलपमेंट कर सकते हो, तो ये ग्रोथ स्ट्रैटेजी है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर आपको एनसॉफ को एक्सप्लेन करना है और यहाँ पर आपको BCG को एक्सप्लेन करना है। तो फोर एक्टिविटीज़ करते हैं हम कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में। फर्स्ट, मिशन, प्रोडक्ट, इंडस्ट्री। सेकंड, कौन कौन से SBU होंगे। थर्ड, कौन सा SBU के कितनी अट्रैक्टिवनेस है, कितनी ग्रोथ है, BCG करते हैं। और लास्ट में कैसे एक्सपैंड करेंगे, मीन्स ग्रोथ स्ट्रैटेजीज जो है वो डिसाइड की जाती है। चलिए, दिस इज ओवर। ये आपका था मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के रिगार्डिंग, और उसके बाद आपको कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजिक प्लानिंग की एक्टिविटीज़ के बारे में मैंने बताया। अब हम करने जा रहे हैं मैन पावर स्ट्रैटेजी।